नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई में पूछे जाने वाले मैथ्स के उन क्वेश्चंस के बारे में जो या तो पूछे जा चुके हैं या फिर उसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट्स की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उससे संबंधित जो भी पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। और ये आज का मैथ्स का प्रैक्टिस 1 है। और आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं और उनमें से आप कितने कर पाते हैं, और जो आप नहीं कर पाएंगे वो प्लीज़ सीखने की कोशिश करिएगा। और इसी तरह से हर प्रैक्टिस को आप ज़रूर देखें और अपने आप को कॉन्फिडेंट करते जाएं, और जो ना आए उसको सीखते जाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 28% हानि पर बेचा। अब देखिए, उसने बेचा है, ठीक है ना, तो यानी कि एसपी 28% के लॉस पर हो गया। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता। तो आप यहाँ पर समझिए कि कोई वस्तु थी उसके पास जिसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, यही मान लेते हैं भाई। उसने उस वस्तु को कुछ कॉस्ट पे तो खरीदा होगा, उसको हम 100 रुपये मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। लेकिन उसने उसको बेचा, कितने पे बेचा? यानी कि 28% के नुकसान पे बेचा। तो यहाँ पर उसको कितने में बेचा? 72 रुपये में बेचा होगा, ठीक है ना, 72 में बेचा होगा। अब वो कह रहे हैं कि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता, मतलब जैसे 72 पर बेचा है तो अब इसे दुगने मूल्य पर बेचता, यानी 2 गुने पे बेचता, तो ये 144 रुपये में बेचता, है ना। अगर दुगने में रेट पर बेचता तो 144 रुपये में बेचता। तो वो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ, ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो अब आप बता सकते हैं कि प्रतिशत लाभ इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ के बारे में, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 से लेके 144 के बीच में आपको कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है? तो 44% एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 रुपये का लाभ हुआ 100 पे, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, और 44 बच जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44%। बस इसका यही ध्यान रखना होता है कि दुगने भाव पर बेचता, तो दुगने भाव पर बेचने का जो अमाउंट है वो कौन सा था? तो 72 का दुगना आपको लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 25% मार्क्स। किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 25% मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है ना। स्कोर परसेंटेज कितना करना है? तो स्कोर परसेंटेज 25% करना है पास होने के लिए, टू पास होने के लिए 25% मार्क्स चाहिए। ही गेट्स 45 एंड फेल्स बाई 45, यानी कि जो उसका प्राप्तांक है वो 45 है और फेल कितने से हो गया? 45 से। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना था वो यहीं से मिल रहा है। पासिंग मार्क्स कितना था? वो था 45 प्लस 45, यानी कि 45 उसने स्कोर किया, 45 से फेल हो गया, यानी कि कितना हो गया? 90 मार्क्स उसको चाहिए थे। तो अब आप देखिए कि 25% पासिंग मार्क्स था और 90 मार्क्स पासिंग थे, तो यानी कि 25% 90 के बराबर हो गया। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो कितने अंकों की परीक्षा थी? तो 1% हो गया 90/25, तो 100% कितना हो जाएगा? 90/25 इंटू 100, तो ये हो गया 25 चौका 100 और 9 चौका 36, यानी 360, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें इस तरह से करनी पड़ती हैं। तो 360 मार्क्स का टोटल एग्जाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गैर शून्य संख्या से क्या मतलब है? द सम ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई एक संख्या है जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल, ठीक है ना।
तो मान लो कोई ये गैर शून्य संख्या है x और उसका रेसिप्रोकल है 1/x, ठीक है, और व्युत्क्रम के 3 गुना, यानी कि 1/x का 3 गुना जो है इन दोनों का सम बोला हुआ है उसने, योग, ठीक है ना। x + 1/x इंटू 3 का जो वैल्यू आती है वो 13/2 आती है। तो कहता है यह संख्या ज्ञात करिए, x निकालने को कह रहा है। तो ये आपका निकल जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया ये। देखिए x² + 3/x हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेशन में आप जो है स्टेप्स को कम किया करिएगा, तभी आप थोड़ा आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अभी आ गया x² + 3/x इक्वल्स टू 13/12। अब देखो, अगर आप इसको बनाते हो ना तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक ना बना के उसमें उलझने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, ये जो x और x की वैल्यू है ना, यहाँ पर हम कोई एक वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। मान लो x की कोई तो वैल्यू आएगी, या तो 6 आएगी, या 7 आएगी, 8 आएगी, या 9 आएगी। तो हम इस पार्ट के इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लें और जिससे हमारा 13/2 आ जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पर अगर मैं 6 रख लेता हूँ और यहाँ पर 6 रख लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी कि 6 ही फिट हो गया, तो इसका 6 आंसर हो गया। तो क्वाड्रेटिक से बचिए, इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक में जा करके उलझेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप एक बार करके देखिएगा, उलझ जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, 4 डेज में, और बी और सी मिलकर उसे 3 दिन में करते हैं। बी और सी जो है उसे 3 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर उसे 2 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उसे 2 दिन में करते हैं। तो बी अकेले कितने दिनों में, बी जो है वो कितने दिनों में कितना 3/4 भाग काम करेगा, 3/4 वर्क को करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको ये वर्क भी निकालना जरूरी है। तो वर्क निकालने के लिए इनका लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लोगे तो ये टोटल वर्क आ जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 12 ऐसी वैल्यू होगी जो तीनों से कट जाएगी। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 6 जा 12, ठीक है। तो 3 4 6 ये क्या होता है, ये एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। टाइम का एफिशिएंसी उल्टा होता है, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया। अब वो कह रहा है कि बी अकेला, यानी कि बी अपनी क्षमता से काम करेगा। बी की एफिशिएंसी तो है नहीं, तो बी की एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए और सी से। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। और यहाँ अकेले ए की कितनी है, 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूँ तो यानी यहाँ यहाँ पर 3 रख दूँ और यहाँ पर -3 कर दूँ, तो ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 3, ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं सी की एफिशिएंसी यहाँ रख दूँ, -3 कर दूँ, तो 1 आ जाएगी किसकी एफिशिएंसी, बी की, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी 1 है, तो एफिशिएंसी यानी कि आपको टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाना पड़ता है। अब देखो वर्क कितना है, 12 काम है, 12 का कितना हिस्सा करना है बी को, 3/4 हिस्सा करना है। और किस एफिशिएंसी से करना है, तो एफिशिएंसी इसकी 1 है, तो यानी टाइम निकाल रहे हैं तो 1/1, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 डेज। तो बी 3/4 काम को 9 दिन में पूरा कर लेगा। बी जो है वो 3/4 काम को 9 दिन में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब किसी संख्या को 561 तक बढ़ा दिया जाता है, जब किसी संख्या को 561 तक बढ़ा दिया जाता है,
तो वह स्वयं की 151% हो जाती है। चलो मैं अगर संख्या ले लूं, खुद में संख्या कितनी परसेंट थी? 100% थी। लेकिन अगर इस संख्या को मैं बढ़ा दूं तो ये बढ़ के कितनी हो जाती है? 561 हो जाती है। ठीक है, और इधर बढ़ती है तो ये कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 151। यानी कि आप क्या देख रहे हो, ये संख्या में 561 बढ़ रहा है, ये संख्या में 561 बढ़ रहा है, यानी यहाँ 100 में 51 बढ़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 51% जो है वो 561 के बराबर कर लेता हूँ। 1% जो होगा 561/51 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो 100% संख्या आपको निकालनी है। तो 561/51 इंटू 100 कितना होगा? तो इसको अगर आप काटोगे तो ये 11 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसकी संख्या निकाल दोगे 1100। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1100। आई बात समझ में? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको फिर देखेंगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 25%। ठीक है, इफ एन आर्टिकल कॉस्ट ₹1440 टू द डीलर देन इट्स मार्क प्राइस इज। अब देखो, कोई एक एमआरपी है, किसी एमआरपी पे कोई सामान है, ठीक है ना, तो इसकी एमआरपी निकालनी है, लेकिन जिसने हम बेची है उसको ये कितने की पड़ी थी? 1440 रुपए की पड़ी थी। यानी जिसने बेची उसका खरीद रेट क्या था, क्रय मूल्य क्या था? 1440 था। अब उसने क्या किया, उसने किया 25% का डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन पहले डिस्काउंट निकाल के हम क्या करेंगे, जब उसने बेचा तो 25% का लाभ कमाया। तो 1440 पे अगर मैं 25% का लाभ कमाता हूं तो ये संख्या कितनी हो जाती है? 1440 इंटू 125/100। एसपी निकाल रहा हूं मैं, एसपी निकाल रहा हूं। अब मुझे क्या निकालना है कि गेन निकाली है मैंने। अब डिस्काउंट 25% का दिया था मैंने, अब जब 25% का डिस्काउंट दिया था तो अब मैं क्या करूंगा, एमआरपी निकालने के लिए मैं उस 25% को इसमें इंक्लूड कर लूंगा। तो 1440 इंटू 125/100 इंटू 100 बटा, अब 25 का डिस्काउंट दिया था तो यहाँ 75 हो गया, तो 100 से 100 गया, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, और 1440 को आप 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 480। तो ये हो गया एमआरपी। 480 इंटू 5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपीज़। तो एमआरपी कितना निकल के आया? 2400 रुपीज़ एमआरपी निकल के आया। उम्मीद करता हूं आ गई होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केतन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। देखो केतन क्या है, 4 दिन में काम करता है। ठीक है, एंड मनन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। मनन जो है वो 12 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज केतन एंड मनन टुगेदर, यानी केतन और मनन दोनों कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे, एफिशिएंसी निकालना आपको आता है। ये 12 हो गया, 4 तियां 12 और 12 एकम 12, यानी दोनों की एफिशिएंसी अगर जोड़ दें तो 4 हो गया। टोटल वर्क को 4 की एफिशिएंसी से किया जाएगा तो कितने दिन में करेंगे? 3 days में करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 3 दिन में इस काम को केतन और मनन एक साथ मिलके पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अब ये देखो, ये क्या है, 30% जो है, ये कह रहा है 30% प्रॉफिट ऑन एसपी, 30% प्रॉफिट ऑन एसपी, यानी 30/100। एसपी अगर 100 है और प्रॉफिट अगर हमारा 30 है तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 70 रुपया हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग प्राइस, तो हाउ मेनी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ क्वेश्चन है
कि 30% जो है वो 70 रुपये अगर कमाया गया तो इनटू में 100, यानी प्रॉफिट ऑन सीपी निकालना है आपको, प्रॉफिट ऑन सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सीपी अगर आपको निकालना है तो अब सीपी निकालना पड़ेगा आपको, तो सीपी आपने यहाँ से निकाल लिया। जब भी 1% की संख्या दे तो आप देखो कि वो प्रतिशत की संख्या किस पर दी गई है, तो 30% का लाभ सेलिंग प्राइस पर दिया गया, यानी 30/100 यानी एसपी 100 हो गया और प्रॉफिट 30 हो गया। तो अगर एसपी 100 है प्रॉफिट 30 है तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस प्रॉफिट करते हैं। तो वही मैंने किया, 100 में से 30 माइनस के लिए 70 आ गया। अब कह रहा है प्रॉफिट निकालो जो उसको हुआ था 30% का और सीपी पे, तो वो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ये कट गया यानी कि 300/7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप काट करके देखिएगा, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 42/6/7 बनेगा। ठीक है ना, 42/6/7%, और इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो नन ऑफ दी जा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए सबसे पहले आप समझिए ये डायगोनल है, ठीक है, सॉरी ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल होता है। ठीक है, अब डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये एल होता है रेक्टेंगल का, ये ब्रेड्थ होता है। अब कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर 2l + b = 46 होता है, तो यहाँ से l + b जो है वो 23 हो गया, l + b = 23। कभी आपसे डायगोनल निकालने को कहे रेक्टेंगल का, तो आप देखते हो कि ए बी सी है, तो ये अंडरस्टूड है कि डायगोनल ए सी है, स्क्वायर है, तो यानी अंडर स्कोर में आप क्या करोगे, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आप डायगोनल निकाल लोगे। और इसका कभी एरिया निकालने को कहे तो l × b इसका फॉर्मूला होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल का। तो वो कह रहे हैं कि पेरीमीटर 46 दिया हुआ है, डायगोनल 17 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया के लिए आपके पास l होना चाहिए और b होना चाहिए, ये दोनों ही आपके पास एब्सेंट है। ठीक है, l और b, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। देखो जैसे अगर मैं कहता हूँ 17 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा l² + b²। तो l² + b² जो हुआ वो 17 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 289। ठीक है, तो l² + b² 289 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया l² + b² + 2lb = 23 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, ये 23 का स्क्वायर बनेगा 529। ठीक है, अब आपको क्या करना है, l² b² की वैल्यू यहाँ दी गई है 289। ठीक है, 289 + 2lb = 529। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2lb आपको निकालना है, तो 529 - 289 यानी कि वैल्यू क्या निकल गई आपकी, ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी 240। 9 में से 9 गया 0 और 12 में से 8 4 और 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अगर 2lb, तो 2lb यानी lb आपको निकालना है, l × b एरिया होता है, तो ये आपका आ गया 120। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। ये तीनों बातें याद रखिएगा, डायगोनल वाली, पेरीमीटर वाली और एरिया वाली। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 में है। ठीक है, एक मिठाई का डिब्बा 3:4 में दिया गया, 3 और 4 में। लेकिन वो क्या कहता है, अनुपात में यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, यानी कि 3 = 36। तो अब जब भी रेशियो में वैल्यू होती है तो हम उसको x लेते हैं। 3x का मतलब क्या हो गया, 36, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 36/3, तो ये हो गया 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या तो 3 और 4 7 थी, तो ये 3x +
4x, ये कितना हो गया 7x। अब x की वैल्यू आपके पास है 12, तो इसको 7 × 12 कर लो तो ये हो गया 84। तो मिठाई कितनी थी उसमें, 84 कुल मिठाई थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आज के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए। और इसी तरह का लाइक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इनको कितने समय में आप समझ लेते हैं और कितने समय में कर देते हैं वही आपके ऊपर डिपेंड करता है और वही आपके लिए रिजल्ट निकाल के देता है। तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से पढ़ा करें और उस क्वेश्चन को आराम से 1-2 बार करके देखें और उनके वीक पॉइंट्स देखें। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आते हैं, बिल्कुल हैवी लेवल के क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। इन प्रैक्टिस सेट्स को आप करते रहिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने भी आ जाएंगे और काफ़ी सारे चैप्टर जो आपने पढ़े हैं उनका आप इसके अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।